Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Zanzibar, तंजानिया। तो हम जानेंगे जांजीबार के बारे में। India is set to establish its first Indian Institute of Technology campus outside the country in Zanzibar, Tanzania. This move aligned with India's National Education Policy 2020 and aims to enhance educational cooperation between the two nations. भारत जो है वो इस्टेब्लिश करने जा रहा है पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस को आउटसाइड कंट्री के। कहां पे? तो जांजीबार में, तंजानिया के। ये जो मूव है ये अलाइन है इंडिया के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, जिसका मकसद है इनहेंस करना एजुकेशनल कोऑपरेशन को दो नेशन के बीच में। जांजीबार जो है ये आपका तंजानियन आर्किपेलागो ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका पर सिचुएटेड है। ये आपका स्टोन टाउन एक हिस्टोरिक ट्रेड सेंटर जहां पे स्वाई और इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। Tanzania is an East African country known for its vast wilderness area. They include the plain of Serengeti National Park, populated by the big five game, elephant, lion, leopard, buffalo, rhino, and Kilimanjaro National Park, home to Africa's highest mountain. जो तंजानिया है आपका ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि जाना जाता है इसके वास्ट वाइल्डरनेस एरिया के लिए। ये इंक्लूड करता है जो प्लेन है आपका सेरेंगेटी नेशनल पार्क का, जो कि पॉपुलेटेड है बिग फाइव गेम से। कौन कौन से? एलिफेंट, लायन, लियोपार्ड, बुफेलो, राइनो से। और किलिमंजारो नेशनल पार्क जो कि होम है अफ्रीका के हाईएस्ट माउंटेन का, ये भी यहीं पे लोकेटेड है। यहाँ पे आप मैप पे इसका लोकेशन देख सकते हैं। तांजानिया और जांजीबार का मैप बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया साइन द यूएस लेड आल्ट्रिम्स रिकॉर्ड। तो अभी हाल ही में भारत ने साइन कर दिया है यूएस लेड आल्ट्रिम अकॉर्ड को। तो हम जानेंगे आल्ट्रिम अकॉर्ड के बारे में, इससे क्या फायदा होगा भारत को, सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। आल्ट्रिम अकॉर्ड दे आर यूएस लेड इंटरनेशनल पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस इन 2020 बाय नासा, signed by 27 countries till now, including Japan, Australia, UK, France and Canada on planetary exploration and research. जो आल्ट्रिम अकॉर्ड है ये यूएस लेड इंटरनेशनल पार्टनरशिप है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में नासा के द्वारा। इसको साइन किया गया 27 कंट्री के द्वारा अभी तक, जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस और कनाडा जैसे कंट्री भी है। ये किस लिए है? तो प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन और रिसर्च के लिए। ये जो है सेट है 13 प्रिंसिपल का, जो कि काफी ज्यादा क्लोजली लिंक है 2018 के यूएस आल्ट्रिम प्रोग्राम से, जिसका मकसद है कि रिटर्न लाया जा सके एस्ट्रोनॉट को लूनर सरफेस से वापस, बिल्ड किया जा सके एक स्पेस कैंप को वहां पे, और कैरी किया जा सके डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को। दे आर नॉन बाइंडिंग बायलैटरल अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्री। और ये जो आपका आल्ट्रिम अकॉर्ड है ये नॉन बाइंडिंग बायलैटरल अरेंजमेंट है जो कि बेस्ड है पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पार्टिसिपेटिंग कंट्री के। इसका मतलब है कि ये जो अकॉर्ड है इसका कोई भी स्टेटस नहीं है मल्टीलैटरल ट्रीटी के रूप पे, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सेट आउट करे लीगल प्रिंसिपल या रूल को किसी भी स्टेट ऑफ इमेजिनेशन के लिए, क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग है। नासा का जो टाइमलाइन है इसके लिए, तो आल्ट्रिम 1 जिसको 2022 पे लॉन्च किया गया था, ये पहला अनस्क्रूड टेस्ट फ्लाइट था इंटीग्रेटेड स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के मदद से ओरियन क्रू कैप्सूल के साथ। आल्ट्रिम 2 जिसको कि 2024 पे लॉन्च किया जाएगा, ये पहला क्रू फ्लाइट होगा अराउंड द मून के लिए। और आल्ट्रिम 3 जिसको कि 2025 या 2026 के अप्रोक्स में लॉन्च किया जाएगा, ये पहला क्रू फ्लाइट होगा जो कि लैंड करेंगे मून के सरफेस पे। हाउ कैन साइनिंग द आल्ट्रिम अकॉर्ड बेनिफिट इंडिया? किस तरीके से जो साइन किया गया आल्ट्रिम अकॉर्ड को ये बेनिफिट करेगा भारत को? ये जो अकॉर्ड है ये फास्ट ट्रैक कर देगा भारत के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को और एम्बिशियस कोस्ट इफेक्टिवली और कोलैबोरेशन के माध्यम से। द अकॉर्ड कुड हेल्प कैटलाइज अ स्ट्रॉन्ग नासा इसरो कोलैबोरेशन। For example, India can contribute to the Gateway, an upcoming NASA-led international lunar orbital station for Altrim astronaut. In return, India can get a cruise seat. ये जो अकॉर्ड है वो मदद करेगा कैटलाइज करने में स्ट्रॉन्ग नासा इसरो कोलैबोरेशन को, जैसे कि भारत कंट्रीब्यूट कर सकता है गेटवे के लिए, जो कि एक अपकमिंग नासा लेड इंटरनेशनल लूनर ऑर्बिटल स्टेशन फॉर आल्ट्रिम एस्ट्रोनॉट के लिए होगा। इन रिटर्न क्या होगा? इंडिया को एक क्रू के सीट को रूप मिल सकता है। ये जो है मदद करेगा भारत को सेव करने में गवर्नेंस को, एक्सट्रैक्शन को लेके जो प्रोसेक्टिंग रिसोर्स है मून का, और साथ साथ ये एक रियलिटी हो पाएगा। इंडो जापानीज लुपेक्स मून रोवर मिशन टारगेटेड फॉर लॉन्च इन द 2026 to 2028 टाइम फ्रेम will certainly feed into the critical data on which future crewed Altrim mission will depend। और जो इंडो जापानीज लुपेक्स मून रोवर मिशन है, तो कौन कौन कंट्री का ये किस चीज के लिए मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको पता चल गया। जिसको टारगेट किया गया है कि इसको लॉन्च किया जाएगा 2026 से 2028 के टाइम फ्रेम पे। ये सर्टेनली मदद करेगा क्रिटिकल डाटा को फीड करने में, फ्यूचर क्रूड आल्ट्रिम मिशन को इसी के ऊपर डिपेंड करेगा।
चैलेंजेस लेकिन क्या है भारत के लिए, तो जो इसरो का अपकमिंग स्पेस साइंस मिशन है उसको सामना करना पड़ रहा है डिले का, क्योंकि बजट की शॉर्टेज हो रही है। जो साइन किया गया है इस अकॉर्ड को, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली साइडेड हो गया वेस्ट के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके। भारत का जो न्यू स्पेस पॉलिसी है हम इसको भी जान ले। इट एक्सप्लिसिटली इनकरेज इसरो टू अंडरटेक मिशन ऑन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सेलेस्टियल प्रोस्पेक्टिंग एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैबिटेबिलिटी। जो न्यू स्पेस पॉलिसी है ये एक्सप्लिसिटली इनकरेज करता है इसरो को कि वो अंडरटेक करे मिशन को अपने इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए, सेलेस्टियल प्रोस्पेक्टिंग और अदर एस्पेक्ट के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैबिटेबिलिटी में। ये एलो करता है इंडिया को कि वो सफिशिएंटली लिवरेज करे अकॉर्ड को, ताकि मदद किया जा सके जो सेव करने में इसके फ्यूचर मून मिशन को। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो स्पेस है आपका ये ऑल अबाउट जियोपॉलिटिक और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है, ये की पिलर है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए हर एक कंट्री का। इस कारण भारत के लिए ये एक लौटा केस नहीं है कि वो जो साइड लाइन यूएस के साथ है फुलफिल करने के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को, बल्कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके ही मिशन को सक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरपा ऐप। तो हम जानेंगे सरपा ऐप के बारे में। तो ये जो ऐप है इसका पर्पस क्या है, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। The SERPA app, Snake Awareness Rescue and Protection app, developed by the Forest Department in Kerala, has significantly reduced snake bite death in the state. जो सरपा स्नेक अवेयरनेस रेस्क्यू एंड प्रोटेक्शन ऐप है जिसको डेवलप किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा केरला के, इसने सिग्निफिकेंट मदद किया कम करने में जो स्नेक बाइट डेथ हो रहा था स्टेट में। The app collects species-specific data, helping authority identify hot spot with high incident of snake bite and the most active time for different snake species. ये जो ऐप है ये कलेक्ट करता है स्पीसीज स्पेसिफिक डाटा को, ये मदद करता है अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करने में हॉट स्पॉट को जहां पे बहुत ज्यादा इंसिडेंट होता है स्नेक बाइट का, और जो सबसे ज्यादा एक्टिव टाइप है अलग अलग स्नेक के स्पीसीज के लिए उसको आइडेंटिफाई करने में अथॉरिटी को ये मदद कर रहा है। ये जो ऐप है ये अलाउ करता है यूजर को कि वो अपलोड करे फोटो को स्नेक साइटिंग का व हाइडिंग प्लेस का, ताकि अलर्ट किया जा सके नियरेस्ट रेस्क्यूअर को, प्रमोट किया जा सके टाइमली असिस्टेंस को और रिड्यूस किया जा सके रिस्क को। With a network of 1,720 trained volunteers, the Forest Department conduct an average of 10,000 rescue operation annually. और जो इसका नेटवर्क है 1,720 ट्रेंड वॉलंटियर का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया है एवरेज 10,000 रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रत्येक ईयर। Before the app introduction, Kerala had an average of 110 snake bite death per year, but in 2022 only around 40 cases were reported. और इस ऐप के इंट्रोडक्शन के पहले केरला पे जो एवरेज था आपका वो 110 लोगों की मृत्यु हो जाती थी स्नेक बाइट के कारण हर एक साल, लेकिन 2022 पे सिर्फ 40 केसेस ही थे जिसको कि रिपोर्ट किया गया। The app aims to completely eliminate snake bite death and raise awareness about snake and their habitat. इस ऐप का मकसद है कि ये पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दे स्नेक बाइट डेथ को और रेज करे अवेयरनेस को स्नेक और उनके हैबिटेट को लेके। जो मेन कल्प्रिट है स्नेक बाइट डेथ के लिए केरला पे वो कोबरा, करेट, रसेल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएसटीएन अंडर पीएमएलए। तो जो जीएसटीएन को पीएमएलए के अंतर्गत लाया गया इसके बारे में हम समझेंगे, क्या इसका महत्व है, जीएसटीएन के बारे में भी जानेंगे। तो गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है जीएसटीएन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। ये अलो कर रहा है कि शेयर किया जा सकेगा इन्फॉर्मेशन को जीएसटीएन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के बीच में। ये जो अमेंडमेंट है 2006 नोटिफिकेशन का, ये इनहेंस करता है प्रोविजन को अंडर सेक्शन 66 ऑफ पीएमएलए का, जो कि इनेबल करता है डिस्क्लोजर को इन्फॉर्मेशन का। क्या महत्व है इसका? दिस स्टेप एम्स टू एड्रेस राइजिंग केसेस ऑफ जीएसटी फ्रॉड एंड फेक रजिस्ट्रेशन by bringing GSTN under the purview of money laundering law. Tax authority gain more power to trace the original beneficiary in case of fraud. ये जो स्टेप है इसका मकसद है एड्रेस करना जो राइजिंग केस है जीएसटीएन फ्रॉड का और फेक रजिस्ट्रेशन का, ला के जीएसटीएन को परव्यू में मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के टैक्स अथॉरिटी को और ज्यादा पावर मिल जाता है ट्रेस करने का ओरिजिनल बेनिफिशियरी को अगर कोई फ्रॉड होता है तो। जीएसटीएन जो है आपका ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोवाइड करता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, टैक्स पेयर और अदर स्टेक होल्डर को, ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके जीएसटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एयर पॉल्यूशन। तो हम जानेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एयर पॉल्यूशन के बारे में। जो साइंस रिव्यू कमीशन हेल्थ एंड एनवायरमेंट अलायंस हिल है, इसने हाईलाइट किया है जो सिग्निफिकेंट हेल्थ इंपैक्ट पड़ रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूशन का। तो हम जानेंगे की फाइंडिंग इसका क्या है।
जो एक्सपोजर है NO2 का, जो कि मेनली एमिट होता है रोड ट्रांसपोर्ट या डीजल इंजन के कारण, इसके कारण रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी प्रीमैच्योर डेथ देखा गया है, अस्थमा डेवलपमेंट चिल्ड्रन पे और एडल्ट पे, ब्रोंकाइटिस चिल्ड्रन पे, और इसने वर्सन कर दिया है जो हेल्थ कंडीशन है इंडिविजुअल जिनको रेस्पिरेटरी या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो उनके हेल्थ कंडीशन को इसने और ज्यादा वर्सन कर दिया है NO2 एयर पॉल्यूशन ने। WHO के द्वारा क्या रिकमेंडेशन दिया गया है? WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज नाउ रिकमेंडेड a stricter maximum annual average concentration of NO2 in the air, reducing it from 40 microgram per meter cube to 10 microgram per meter cube based on the growing evidence। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने अब रिकमेंड किया है एक स्ट्रिक्टर मैक्सिमम एनुअल एवरेज कॉन्सेंट्रेशन को NO2 का एयर में, उसने रिड्यूस कर दिया है 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से इसको 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब कर दिया है, ग्रोइंग बॉडी ऑफ एविडेंस को देखते हुए। क्या रिकमेंडेशन है हिल के लिए? हिल जो है वो अर्ज कर रहा है पॉलिसी मेकर से कि वो बदलाव लाए लीगली बाइंडिंग लिमिट वैल्यू पे NO2 का, इंप्रूव करे इन्फॉर्मेशन और एयर क्वालिटी इंडिसेस को, इनहेंस करे मॉनिटरिंग एफर्ट को, और वो रेगुलरली रिव्यू करे जो हेल्थ इफेक्ट पड़ रहा है NO2 और अदर पॉल्यूटेंट का। NO2 के बारे में हम जान लें तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रेडिश ब्राउन गैस है जिसका पंजेंट ऑर्डर होता है। ये काफी ज्यादा रिएक्टिव एयर पॉल्यूटेंट है और ये मेनली रिलीज होता है कंबशन प्रोसेस के दौरान, जैसे कि व्हीकल एमिशन या पावर प्लांट से। NO2 जो है वो प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल को फॉर्मेशन ऑफ स्मोक के लिए भी, और ये कंट्रीब्यूट करता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और NO2 जो है ये कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन में भी एसिड रेन का और डिप्लीशन में भी ओजोन लेयर का। तो आप समझ सकते हैं ये कितना हार्मफुल हो गया। अब हम हिल के बारे में जान ले। हेल्थ एंड एनवायरमेंट अलायंस हिल इज द लीडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसिंग हाउ द एनवायरमेंट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ इन द यूरोपियन यूनियन एंड बियॉन्ड। जो हेल्थ है हिल है हेल्थ एंड एनवायरमेंट अलायंस, ये लीडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एड्रेस कर रहा है कि किस तरीके से एनवायरमेंट अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन के हेल्थ को यूरोपियन यूनियन या उसके बियॉन्ड एरिया में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यू WHO ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है, तो 2005 का लेवल क्या था, 2021 का लेवल क्या किया गया, PM 2.5, PM 10, O2, NO2, SO2, CO सबके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। तो जानेंगे हम इस इंडेक्स के बारे में, किसके द्वारा रिलीज किया गया, भारत का रैंकिंग क्या, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो 17th एडिशन है ग्लोबल पीस इंडेक्स का, इसको रिलीज कर दिया गया है, जिसने रैंक किया है 163 इंडिपेंडेंट स्टेट और टेरिटरी को, जो कि बेस्ड है लेवल ऑफ पीसफुलनेस के ऊपर। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है, तो सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री की अगर हम बात करें तो आइसलैंड जो है वो रिटेन कर रहा है अपने पोजीशन को कि वो सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री है। उसके बाद डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया। तो सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री कौन कौन सी है, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया। लीस्ट पीसफुल कंट्री की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान जो है वो लीस्ट पीसफुल कंट्री है। उसके बाद येमेन, सीरिया, साउथ सुडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत ने क्लाइम किया है 2 स्पॉट को, भारत का जो पोजीशन है वो अब 126 पोजीशन हो गया है। ये शो कर रहा है ओवरऑल 3% इंप्रूवमेंट पीसफुलनेस पे, जो कि एट्रीब्यूटेड है जो रिडक्शन हुआ वायलेंट क्राइम का, जो इंप्रूव हुआ रिलेशन नेबरिंग कंट्री के साथ, और जो डिक्रीज हुआ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पे। इस कारण ये इंप्रूवमेंट देखा गया भारत के केस में। एंड ओवरऑल डिटोरिएशन इन ग्लोबल पीसफुलनेस, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो डिटोरिएशन देखा गया है ग्लोबल पीसफुलनेस में। पास्ट 15 ईयर में जो ग्लोबल एवरेज स्कोर है पीसफुलनेस का, इसमें डिक्लाइन देखा गया है 5% का। ये इंडिकेट कर रहा है कि डिक्लाइन आया है पूरे विश्व के पीस के। व्हाट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स? ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है क्या? इसको प्रोड्यूस किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP के द्वारा। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये वर्ल्ड का लीडिंग मेजर है ग्लोबल पीसफुलनेस के लिए। यह मेजर करता है स्टेट ऑफ पीस को 3 डोमेन के ऊपर। तो 3 डोमेन क्या है, जो लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, द एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, और डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। ये 3 डोमेन है जिसके ऊपर ये मेजर करता है स्टेट को उसके पीसफुलनेस के लिए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के बारे में भी हम जान लें। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है ये ग्लोबल थिंक टैंक है जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया पे लोकेटेड है। इसका मकसद है क्रिएट करना एक पैराडिग्म शिफ्ट को, जिस तरीके से वर्ल्ड सोचता है पीस को लेके। जो अदर रिपोर्ट है जिसको कि पब्लिश किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, तो जैसे कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट, सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स, ये सब इसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.